फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 4 टू सेक्शन 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 4 कहता है ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट द फैक्ट एक्ट। इस एक्ट के पहले जो टेस्ट, रूल या इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू नियम में जो इंटरप्रिटेशन थे या कस्टम थे या यूसेज थे, वो इसमें प्रभावहीन या नल एंड वाइट होंगे। इसमें कहा गया कि जब ये एक्ट बना, इस एक्ट के पहले हिंदू के लिए जो भी नियम थे, रीति रिवाज थे या कोई भी लॉ थे, उनके अनुसार मैरिज या डिवोर्स होते थे, वो सारे के सारे अब इस एक्ट के अनुसार चलेंगे और इस एक्ट के सामने वो जो थे टेस्ट, रूल, इंटरप्रिटेशन और कस्टम, यूसेज, वो सब के सब सीज्ड होंगे, प्रभावहीन होंगे, उनका कोई औचित्य नहीं होगा। सेकंड बात कहा कि अदर कोई लॉ, अगर अदर कोई लॉ था, वो भी लॉ सीज्ड या प्रभावहीन होगा जब से ये एक्ट बना हुआ है। तो अब जो हिंदू मैरिजेस होंगी या उनके डिवोर्स होंगे, वो इस हिंदू अधिनियम द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार किए जाएंगे। ये सेक्शन 4 इसमें बताता है। अब सेक्शन 5 क्या कहता है? कंडीशन फॉर हिंदू मैरिजेस। हिंदू मैरिजेस, दो हिंदू पर्सन का आपस में मैरिज होने के लिए कुछ कंडीशंस स्पेसिफिकली इन्होंने बताई हैं कि अगर ये कंडीशन उन दो हिंदुओं को जो मैरिज करने जा रहे हैं उनमें अगर हैं तो वो नहीं हो सकती हैं। और क्या क्या होंगी? जैसे इन्होंने कहा कि अगर दो पर्सन हिंदू मैरिज, एक लड़का और एक लड़की कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज नो हस्बैंड नो वाइफ, मतलब जब वो शादी कर रहे हों और यदि उसके पहले वो विवाहित थे, यदि शादी अब जो कर रहे हैं उसके पहले लड़का या लड़की विवाहित था, तो उस शादी के समय उनका वह विवाह शून्य होना चाहिए। मतलब उस विवाह में उस हस्बैंड जो होने जा रहा है लड़का, उसकी कोई वाइफ ना हो, और जो लड़का मैरिज करने जा रहा है उसकी कोई वाइफ ना हो, और जो लड़की मैरिज करने जा रही है उसका हस्बैंड ना हो, या उसका रिश्ता जो हस्बैंड और वाइफ का था वो क्लोज हो गया हो, जीरो हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो, या हस्बैंड इस समय अलाइव ना हो। तो ये इसमें कहा गया कि शादी के समय दोनों सिंगल होना चाहिए। दूसरा कहा अनसाउंड ऑफ माइंड। जो भी मैरिज कर रहा लड़का लड़की, वो विकृत चित्त, अनसाउंड ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए। विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, मेंटल डिसऑर्डर या अनफिट मैरिज के लिए प्रोसीजन ऑफ चिल्ड्रन। तो क्या मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकार में नहीं होना चाहिए। शादी के लिए अनफिट ना हो, अयोग्य ना हो शादी के लिए, और संतानोत्पत्ति के लिए उसे परफेक्ट होना चाहिए। ये इसमें कहा कि मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। यूजेस फॉर
अनफिट फॉर मैरिज, मैरिज के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए, और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, संतानोत्पत्ति के लिए उसे फिट होना चाहिए। अगला रिकरेंट अटैक्स, उसे उन्मत्तता का दौरा नहीं आना चाहिए। रिकरेंट अटैक्स, जिसको हम मिर्गी वगैरह बोलते हैं, उन्मत्तता का दौरा नहीं उसको होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के समय वो फिट होना चाहिए। उसके बाद ब्राइड ग्रूम, जो लड़का होगा वो 21 वर्ष कंप्लीट कर चुका हो, एंड लड़की, जो इसकी हिंदू लड़की है जो मैरिज करने जा रही है, उसकी 18 इयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। नॉट प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जो हमने सेक्शन 3 में बताया था कि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जो शादी के लिए मना किया गया कि ये और ये व्यक्ति शादी नहीं कर सकते, जैसे सपिंडाज ईच अदर, एक दूसरे के सपिंड होने चाहिए, मतलब मदर के ऊपर की 3 पीढ़ी और फादर के ऊपर के 5 पीढ़ी, ये दोनों सपिंड कहलाते हैं। उनके बच्चे, उनके भाई, उनकी लड़कियां आपस में मैरिज नहीं कर सकती, ये सेक्शन 3 में आ चुका था। तो इन्होंने कहा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बीच में, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। सपिंडाज इस अदर, एक दूसरे के सपिंड नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें नहीं हैं तभी एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की से मैरिज कर सकता है और उसकी मैरिज लीगल होगी। अब इसके सेक्शन 6 रिपील्स कर दिया गया, निरसित कर दिया गया है। सेक्शन 7 सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज, हिंदू मैरिज की सेरेमनीज, सेरेमनीज में क्या होगा, अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स। कस्टमरी राइट्स क्या होते हैं, जो उस जगह के रूढ़िगत विचार और संस्कार होते हैं, उनके अनुसार मैरिज होनी चाहिए। रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुसार मैरिज होनी चाहिए। सपोज करते हैं कि हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की से मैरिज कर रहा है, तो मैरिज में जो रूढ़ियां बनी हैं, जो वहां के संस्कार हैं, उन संस्कार के अनुसार होना चाहिए। जैसे अभी क्या है कि उसमें से जैसे सिंदूर का सिस्टम है कि लड़का लड़की को सिंदूर लगाएगा, तो ये क्या हो गया, उसका संस्कार हो गया। उसके बाद में कहा गया कि कन्यादान का सिस्टम होना चाहिए, वो क्या हो गया, संस्कार हो गया, वो होगा। उसके बाद पहले उसके देवी देवताओं की पूजा होना चाहिए, वो उसका संस्कार हो गया। तो इस तरीके की जो भी संस्कार या उस जगह पर जहाँ मैरिज हो रही है वहाँ प्रचलित हैं, उन संस्कारों के अनुसार वो शादी होनी चाहिए। हर जगह के संस्कार रीति रिवाज अलग अलग हैं, तो ये कंडीशन जो सेक्शन 5 में बताई वो ना हो। उसके बाद उस जगह के जो संस्कार हो, रीति रिवाज हो, उनके अनुसार मैरिज होनी चाहिए। और उसके बाद अगर उसका विदाई होती है, विदाई होनी चाहिए। सेकेंड डे विदाई होती है, सेकेंड डे विदाई होनी चाहिए। मतलब कि जो वहाँ की प्रथा है वो होने चाहिए। अब मान लेते हैं कि 2 पर्सन है, लड़का और लड़की है, दोनों अलग अलग जगह के हैं, एक साउथ का है और एक यूपी का है। वहाँ का संस्कार अलग है और यूपी का संस्कार अलग है, ये एमपी का है, वहाँ का संस्कार अलग है। तो ऐसा नहीं कि दोनों जगह के संस्कार होने चाहिए। कोई भी पर्सन एक अपने संस्कार से उसका विवाह, उसका मैरिज कर सकेगा। अब इसका सेकंड पार्ट कहा सप्तपदी। अगर अग्नि की सामने उसके फेरे होते हैं, तो जब भी उसके फेरे स्टार्ट होंगे लड़के और लड़की के, उसके बाद में जो हिंदू लॉ का मेन नियम है कि वो फेरे स्टार्ट होंगे, जैसे ही उसके सप्तपदी 7वां फेरा दोनों का पूरा होगा, वैसे ही उनकी मैरिज कंप्लीट हो जाएगी।
जैसे ही आग के चारों तरफ के 7 फेरे, 7वां फेरा कंप्लीट होगा, वैसे ही उनकी मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज में सेक्शन 7 में ये कहा गया है यही चीज कि वहां के जो संस्कार हैं, जो रूढ़िगत आचार विचार हैं, उनके अनुसार वहां की मैरिज होनी चाहिए। और सप्तपदी है तो 7 फेरे होते हैं आग के, वहां का जैसे ही 7वां फेरा पूरा होगा उसकी मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। सेक्शन 8 में कहा गया रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस, जो हिंदू मैरिज हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये एक एक्ट में कहा गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी सभी से कंपलसरी नहीं है। इन्होंने कहा कि क्यों होना चाहिए? फॉर प्रूफ स्टेट गवर्नमेंट मेड रूल, शादी के प्रूफ के लिए। अभी हिंदू लॉ में मैरिज हो गई तो कोई प्रूफ तो मिला नहीं, हमें कहीं बाहर जाना या कुछ भी करना तो हम प्रूफ क्या दिखा सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि जो मैरिज हुई है किससे हुई है और कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, उस कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसको स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन के द्वारा करना चाहिए कि कंपलसरी बनाना चाहिए, एक रूल बनाना चाहिए कि जो हस्बैंड वाइफ हिंदू की मैरिज कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अगर ये कुछ स्टेट्स में कंपलसरी है तो ये भी इन्होंने कहा कि जहां कंपलसरी है और कोई भी हस्बैंड वाइफ हिंदू का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसकी मैरिज ये नहीं कि इनवैलिड हो जाएगी, उसकी मैरिज तो वैलिड रहेगी। वो नहीं करा पाया दैट इज अदर थिंग, लेकिन उसकी मैरिज इनवैलिड नहीं होगी। उसके बाद में कहा कि जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन ओपन होना चाहिए। ओपन होना चाहिए कि मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, कोई जानकारी चाहता है और कोई देखना चाहता है तो उस रजिस्टर पर वो होना चाहिए, उस पर उसका सिग्नेचर होना चाहिए, उसका फोटो होना चाहिए और उसमें बाकायदा लिखित होना चाहिए कि किस तारीख को उनकी मैरिज हो रही। और कोई भी जांच करना चाहता है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहता तो उसको वो रजिस्टर मिलना चाहिए जिस पर वो देख सकता है कि इससे किस डेट को कैसे शादी या मैरिज हुई है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 8 में कहा कि हिंदू मैरिजेस का रजिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए और उनके अनुसार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करे, पर अगर कोई नहीं करा सका रजिस्ट्रेशन तो उसकी मैरिज इनवैलिड नहीं होगी। सेक्शन 9 में कहा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जो मैरिज है उसका पुनर्स्थापन। पुनर्स्थापन क्या होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ कहीं पर रह रहे हैं और वाइफ कोई छोटा मोटा बात हो जाती है लेकिन वो लीगलाइज नहीं होती और छोड़ करके चली जाती या हस्बैंड कहीं चला जाता है, तो उनमें से एक का जो छोड़ करके चला गया, दूसरा जो लेफ्ट विदाउट स्पेसिफिक, बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के छोड़ करके चला गया, उसका कोई कानूनी नियम था नहीं था और वो छोड़ करके चला गया, तो वो व्यक्ति जिसको छोड़ करके चला गया कोर्ट जा करके और सेक्शन 9 के तहत उसका वो केस फाइल कर सकता है कि उसको उसके पास में बुलाया जाए और उसको मैरिज के जो नियम है, कानून है, उनके तहत उसको साथ में रह करके जीवन यापन के लिए रखा जाए। तो दूसरा कोर्ट में क्या करेगा, इसका विदाई का मुकदमा भी कहते हैं कि उसको हम वापस बुलाने के लिए रेस्टिट्यूशन मतलब विवाह के नियम को दोबारा से चालू करने के लिए जो व्यक्ति एक दूसरे को छोड़ करके चला गया, तो जिसको छोड़ करके चला गया वो व्यक्ति कोर्ट में जा करके सेक्शन 9 के तहत एक केस फाइल कर सकता है कि उसको वापस बुला करके जो मैरिज की गई है उस मैरिज के अनुपालन के लिए वो साथ आकर के रहे और मैरिज का एंजॉय करे। लेकिन अगर उसका स्पेसिफिक रीजन है तो कोर्ट उसको ये नहीं कह सकती कि आप इसके साथ में रहें, उस स्पेसिफिक रीजन को कोर्ट जांच करेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि उसका स्पेसिफिक रीजन वाकई में नहीं है और बिना किसी कारण के, बिना किसी लीगल कारण के वो छोड़ करके गया, तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकता है
कि वो फिर से वापस आकर के एक दूसरे के साथ रहें और अपने जो मैरिजेस के राइट्स हैं उनके अनुसार एक दूसरे के साथ जीवन यापन करें। तो ये सेक्शन 9 में कहा गया। अब फ्रेंड्स सेक्शन 4 इसका ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट के पहले जो हमारे पास में थे रीति रिवाज, कस्टम या हिंदू लॉ, वो सब नहीं रहेंगे जब से एक्ट बन गया। एक्ट के अनुसार होगा। सेक्शन 5 में कहा कि हिंदू मैरिज के लिए कंडीशन क्या क्या होंगी, वो सारी कंडीशंस हैं। सेक्शन 6 हटा दिया गया। सेक्शन 7 में सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज है। हिंदू मैरिज एक्ट की सेरेमनी क्या होगा कि वहाँ के रूढ़ विचारों के अनुसार उसकी मैरिज हो और सप्तपदी 7 फेरे के बाद में जैसे 7वां फेरा पूरा होगा उसकी मैरिज कंप्लीट हो जाएगी। सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन फॉर हिंदू मैरिज एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया कि वहाँ का मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराए, ले कंपलसरी करे, लेकिन कंपलसरी में ये नहीं कि कोई नहीं करा पाता तो उसकी मैरिज इनवैलिड हो जाएगी। सेक्शन 9 में कहा गया कि बिना किसी लीगल कारण के अगर कोई एक दूसरे को छोड़ करके चला जाता है तो उसको फिर से आकर के मैरिज में बनने और एक दूसरे के मैरिज के नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन के लिए उसको वापस बुलाया जाए। तो ये सेक्शन 4 टू सेक्शन 9 आपको समझ में आ गए होंगे। अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 10 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।